हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुटेनमेंट पर। दोस्तों, हमारी एनसीईआरटी सीरीज के तहत क्लास 6 की हिस्ट्री का आज चैप्टर नंबर 3 है। आज हमें चैप्टर नंबर 3 देखना है। चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। तो फ्रेंड्स, पिछले दो चैप्टर की भांति इस चैप्टर में भी हमारे पास दो स्टूडेंट हैं, दो किरदार हैं जिनके क्वेश्चंस का आंसर, जिनके मन में क्वेश्चन उठता है और वहां से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। एक है जसप्रीत, एक है हरपाल। ये दोनों बच्चे हैं, ये खेल रहे थे। ये एक पुराने खंडर भवन के आसपास खेल रहे होते हैं। वहाँ पर कुछ महिलाएं होती है, वो चर्चा कर रही होती है कि ये जो भवन है ये कितना शानदार है, कितना अच्छा है, इसकी मरम्मत होनी चाहिए। और उसके लिए वो लोग प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की बात करती है। तो जसपाल और हरप्रीत के मन में क्वेश्चन आता है कि इतने पुराने भवन की मरम्मत कराने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आ जाएगा कि पुराने भवनों को क्यों सुरक्षित रखना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है हड़प्पा की कहानी। तो ये बहुत ही मजेदार कहानी है एक। देखिए क्या होता है, जब भारत में रेलवे का विकास हो रहा था, आपको पता है रेलवे का विकास भारत में कब हुआ है? सन 1853 ईस्वी में। ठीक है, भारत में पहला रेल जो है वो 16 अप्रैल 1853 को चालू हुआ और ये बॉम्बे के बोरी बंदर नामक जगह से चलकर ठाणे के बीच, यानी कि इन दोनों स्टेशन के बीच में पहली ट्रेन हमारी चालू हुई थी। ठीक है, डेट याद रखेंगे, 16 अप्रैल 1853, बॉम्बे के बोरीबंदर से ठाणे के बीच। तो ये जो रेलवे का विकास भारत के अंदर अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था, तो इसी क्रम में आज जो हमारा आधुनिक पाकिस्तान है वो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। उस समय जो पंजाब का क्षेत्र था वहां पर 1856 ईस्वी में दो भाई थे, है ना, इंजीनियर, जॉन और विलियम ब्रंटन। जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, ये दोनों क्या कर रहे थे? पंजाब के रेलवे का निर्माण कर रहे थे। तो जब ये हड़प्पा का जो शहर है, जो आज हमें हड़प्पा खुदाई करने के बाद मिला है, उस एरिया में जब रेलवे का निर्माण कर रहे थे तो उनको वहां से हड़प्पा के खंडरों से ईंटें प्राप्त हुई। तो उनको लगा कि ये ईंटें ऐसे ही यहाँ रखा हुआ है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उन्होंने बहुत सारा ईंटा निकाल के रेलवे ट्रैक में लगा दिया। ठीक है, बाद में जाकर पता चला कि ये एक पुरानी सभ्यता के खंडहर थे जिसको गलती से इन लोगों ने रेलवे ट्रैक में इस्तेमाल कर दिया था। ठीक है, तो 1856 में ये दोनों ने एक भारी मिस्टेक कर दिया, जॉन और विलियम ब्रंटन ने। ठीक है, इसके कुछ दिनों के बाद 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा का खोज किया गया। ठीक है, हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में, और खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। ठीक है, अब देखिए, कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा के जो नगर हैं वो लगभग 4700 ईस्वी पूर्व तैयार हुए थे, बनने स्टार्ट हुए थे। ठीक है, इस डेट को भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है, कहीं भी पूछा जा सकता है। हड़प्पा के शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ। हमारा अगला टॉपिक है हड़प्पा के नगरों की विशेषता। ठीक है, जो हड़प्पा में शहर बनाए जाते थे उनकी विशेषता क्या थी? ठीक है, तो आइए देखते हैं। हड़प्पा के जितने भी नगर थे वो वेल प्लान्ड थे, पहले से प्लान किया जाता था कि कैसे बनाया जाएगा। क्लियर है? देखिए कैसे करते थे वो लोग। नगरों को दो भाग में विभाजित करते थे। कोई भी शहर बनेगा तो दो भाग में उसको विभाजित करते थे। एक होता था पश्चिमी भाग और एक होता था पूर्वी भाग। ठीक है, तो पश्चिमी भाग जो है वो छोटा हिस्सा होता था। मान लीजिए कि एक शहर बना रहे हैं, तो जो ये पश्चिमी हिस्सा है ये छोटा हिस्सा है, लेकिन इसको जो है ये ऊंचाई वाला हिस्सा होता था, ये पूरा क्षेत्र ऊंचा होता था, और ये वाला पूरा नीचा क्षेत्र है। तो पश्चिमी हिस्सा जो है छोटा सा है, ऊंचाई पर रहता था, और इसको नगर दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, और जो पूर्वी हिस्सा है ये निचला हिस्सा होता था, नीचे की ओर होता था, है ना, और ये साइज में बड़ा होता था, जहां पर नॉर्मल लोगों के रहने के लिए ये जगह था, इसको निचला नगर कहा जाता था। तो अभी तक आप गेस कर चुके होंगे कि नगर दुर्ग में कौन रहते होंगे? जो राजा या विशेष लोग थे वो लोग यहाँ पर रहते थे, और निचले नगर में प्रजा रहती थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो नगरों को, हड़प्पा के नगरों को दो भागों में विभाजित किया जाता था, याद रखेंगे, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग को नगर दुर्ग और पूर्वी भाग को निचला नगर कहा जाता है। नगर दुर्ग छोटा है, हाइट में ऊंचाई पे होता था। ठीक है, अब ये दोनों जो क्षेत्र है, नगर दुर्ग और निचला नगर, ठीक है, इन दोनों में चार दीवारी की जाती थी। ठीक है, दोनों में चार दीवारी होती थी, और वो पक्की पक्की ईंटों की चार दीवारी होती थी, और वो ऐसी चार दीवारी की गई थी जो आज भी वहां पर खड़ी है। इतनी मजबूती से उसको बनाया जाता था। ठीक है, तो दोनों भागों में चार दीवारी की जाती थी। हड़प्पा जो है, देखिए, जब पहला साइट खोजा गया 1921 में खोजा गया,
तो उसको नाम दिया गया हड़प्पा। ठीक है, पहले तो वो सिंधु नदी के किनारे मिला तो उसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे मिला था। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा के बाद कई सारे और शहरों का खोज हुआ, जैसे कि मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बहुत सारे शहर खोजे गए। लेकिन क्योंकि उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पहले ही रख दिया गया था, इसलिए बाकी शहरों को भी हड़प्पा सभ्यता के अंदर ही रखा जाता है। ठीक है, तो पूरे को मिला करके हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, जिसमें से एक शहर हड़प्पा भी है। ठीक है, अब देखिए, ऐसे हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है मोहनजोदड़ो। दो शहर ज्यादा फेमस हुआ, एक हड़प्पा शहर और एक मोहनजोदड़ो शहर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कुछ विशेष चीजें मिली, खास इमारतें मिली, इसलिए उसको क्या फेमस कहा जाए। जैसे कि अभी देखिए इंडिया में क्या है, दो तीन शहर कुछ ज्यादा फेमस है, दो तीन, जैसे कि दिल्ली, मुंबई है ना, बेंगलोर, ये सब फेमस है। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में दो शहर ज्यादा फेमस हुए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो देखिए, इसी मोहनजोदड़ो के बारे में कहा गया है, मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला। स्नानागार मतलब जहां नहाने, स्नान करने का स्थान होता है। एक बड़ा सा तालाब बनाया गया था। ठीक है, और इस तालाब की विशेषता क्या थी, देखिए ऐसा ऐसा तालाब आयताकार बनाया गया था। इसके दोनों तरफ से यहाँ पर सीढ़ी बनाई गई थी, दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ी था। दोनों साइड से उतरने के लिए सीढ़ी, और यहाँ पर साइड साइड में मकान बनाए गए थे, जो कि लोगों के चेंज रूम कह सकते हैं आप। यहाँ पर लोग रहते थे और इस तालाब में स्नान करते थे। और इसमें कोई विशेष आयोजन होता था, उस टाइम स्नान करते थे, विशेष अतिथि लोग इसमें स्नान किया करते थे। तो ये बहुत ही बड़ा विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला है, मोहनजोदड़ो में। इसके बाद कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिले हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में लोग आग का इस्तेमाल करते थे। और अग्निकुंड मिला है मतलब वो लोग यज्ञ वगैरह किया करते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, इन तीनों शहरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। ठीक है, भंडार गृह मतलब जहाँ पर अनाज को रखा जाता है, कोई भी चीज को भंडार करते हैं, तो बहुत बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं इन तीनों शहरों से। ठीक है, तो हड़प्पा के नगरों की विशेषता आप देख रहे हैं क्या है, अनेक तरह की चीजें मिल रही है, भंडार गृह मिल रही है, स्नानागार मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसी विशेषता के अंतर्गत अब हम लोग ये देखेंगे कि इसके भवन, नाले और सड़क कैसे होते थे। तो भवन इनका जो था, ये एक या दो मंजिला इमारत होती थी। ठीक है, और जिस प्रकार से आप देखते होंगे पुराने समय में हम लोग के यहाँ भी देखा जाता था कि बीच में आंगन होता था और चारों साइड से घर बनाते थे, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी घर मिलता है, आंगन के चारों ओर कमरे मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हर घर में आपको एक स्नान घर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर लोग अलग से सेपरेट, जो बाथरूम कहते हैं उस टाइप का व्यवस्था था। और कई घरों में कुएं भी देखे गए। ठीक है, तो कुएं से पानी पीने का इस्तेमाल करते होंगे ये लोग। ठीक है, तो भवन जो है, और ऐसा ग्रिड टाइप का बनाते थे। इनका जो भवन था वो कैसा बनता था, देखिए कैसा बनता था, ऐसा रोड गया और ऐसा रोड गया, यहाँ घर रहेगा, यहाँ घर, यहाँ घर, यहाँ घर। भवन के बाद जो नाले हैं, ठीक है, तो नाले बड़े सिस्टमेटिक तरीके से देखा गया है हड़प्पा सभ्यता में। नाले जो थे, जैसे सड़क है तो सड़क के किनारे किनारे नालों का विकास किया जाता था। ठीक है, ये नाला हो गया। और इन नालों की विशेषता ये थी कि ये ऐसा नहीं था कि पूरा एक लंबा सा नाला बना दिया, बीच बीच में इसमें इसके मेंटेनेंस के लिए मेन होल होता था। मेन होल मतलब एक बहुत बड़ा सा ढक्कन। ठीक है, ढक्कन है और यहाँ पर गड्ढा है, तो कोई अगर नाला है बीच में आप थोड़ा सा उसमें गड्ढा कर दें तो जो कचरा होगा वो गड्ढे में जाकर जमा हो जाएगा, और उसी के ऊपर ये ढक्कन होता था, तो इस ढक्कन को हटा के उस कचरे को साफ कर सकते थे। तो इतना ध्यान रखा जाता था कि नाला जाम ना हो जाए, इसके लिए मेन होल बनाया जाता था। इसको मेन होल बोलते हैं, जो बीच में गड्ढा कर दिए। ठीक है, तो नाले ढके हुए थे, मेन होल से लैस थे, तो नालों में कभी भी जाम होने की संभावना कम रहती थी, बाढ़ आने की संभावना कम रहती थी। ठीक है, और सड़कें भी जो है वो क्या थी, जैसे भवन है, कोई घर बनाया, ठीक है, तो घर के बगल से जो नाली निकलेगी उसको मुख्य सड़क के नाले से जोड़ दी जाती थी। मान लीजिए मुख्य सड़क है, यहाँ से नाली पास हो रही है, तो घर की नाली को सड़क की नाली में जोड़ दिया जाता था। और जो घर बनता था और सड़क और नाली वो एक साथ बनता था, है ना, पूरा प्लानिंग के साथ व्यवस्थित तरीके से ही बनाया जाता था। आजकल के जैसा नहीं कि जिसको जहां मन में आ रहा है वहां पे घर बना रहे हैं, नाली की व्यवस्था है ही नहीं। ठीक है, तो आज से 4700 वर्ष पूर्व व्यक्तियों के पास इतनी समझ थी, 4700 वर्ष पूर्व जब नगर बन रहे थे तो उनको समझ थी कि नालों को किस प्रकार से बनाया जाए, भवन कैसे बनाया जाए और सड़क कैसे बनाया जाए, ताकि हमें एकदम आसानी से कहीं भी जाने आने में सुविधा हो,
पानी की निकासी ठीक ठाक से हो पाए और जीवन जीने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आज के मनुष्यों को भी हड़प्पा सभ्यता से कुछ सीखना चाहिए। अगला टॉपिक है नगरीय जीवन। इस टॉपिक का कहने का ये है अर्थ कि नगर जो था, शहर बंद हो गया, अब वहाँ कैसे लोग रहते थे, है ना, वहाँ के लोग क्या काम करते थे। ठीक है, तो देखिए नगरों में ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा के जो शहर थे वो बड़ा हलचल भरा हुआ नगर होता होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा कौतूहल रहता होगा। कारण क्या है कि वहाँ के जितने भी लोग थे जो नगर में रहते थे वो लोग किसी खास पर्पस के लिए ही नगर में रहते होंगे। जैसे कि अगर कोई खास इमारत बनाना है तो उसकी योजना बनाने वाले लोग वहाँ पर रहते होंगे, है ना। जैसे खास इमारत मतलब क्या है, जैसे कि स्नानागार बनाए, बड़ा भंडार गृह बनाए, तो इस टाइप के जो इमारत बनाए जाते थे उसके लिए योजना बनाते होंगे लोग, है ना। तो उसको उस टाइम के इंजीनियर्स को बोल सकते हैं आप लोग, वो लोग वहाँ रहते होंगे। वहाँ लिपिक रहते थे। देखिए लिपिक क्या है, लिपिक का मतलब हो गया जो पुराने समय में मुहर बनता था, है ना, मुहर हो गया या कोई मन का मटका हो गया, ठीक है, इस पर लिखा जाता था। तो इस पर जो लिखा जाता था, इस लिखावट को लिखने के लिए लिपिक होते थे। ठीक है, ये पत्थरों पे बनाया जाता था, तो पत्थरों पे या धातु पे बनाया जाता था। इनके अलावा शिल्पकार स्त्री पुरुष रहा करते थे। शिल्पकार मतलब जो घरेलू उद्योग टाइप का करते होंगे वहां पर काम, वो लोग वहां पर रहते थे। यहाँ के लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, बहुमूल्य पदार्थों को लाने के लिए या किसी कार्य के कारण लंबी यात्रा किया करते थे और वहां से लाते थे बहुत सारे उत्पाद और बहुत सारे किस्से कहानियां दूसरे क्षेत्रों की, वो अपने क्षेत्र में लेकर के आते थे। और बच्चों के खेलने के लिए खिलौने भी ये लोग बनाते थे। नगरीय जीवन में इतना ही। अब अगले टॉपिक की ओर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड, हमारा अगला टॉपिक है नगर और नए शिल्प। ठीक है, इसमें देखिए जो हड़प्पा सभ्यता से वस्तुएं मिली है वो खास करके इन चीजों से बनी थी, जैसे पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना और चांदी। इन चीजों से निर्मित वस्तुएं हमें हड़प्पा सभ्यता से मिली है। ठीक है, इसमें से आप ये देखिए कांसा। कांसा जो है इसको इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं। ये कॉपर और टीन को मिला करके ब्रॉन्ज बनाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर ब्रॉन्ज बनाने की टेक्निक उनको पता थी कि कॉपर और टीन को किस अनुपात में मिलाएंगे कि हमारा कांसा तैयार हो जाएगा, है ना। और इसलिए हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज कहा जाता है कई बार। ठीक है, ब्रॉन्ज एज यानी कि कांसा बनाना वो लोग जानते थे। और एक बात और याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में लोहा अवेलेबल नहीं था, वो लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, धातु में वो किसका प्रयोग कर रहे थे, कांसा का, है ना। कॉपर, टीन, सोना, चांदी, इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे, लोहे का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अब हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त सबसे आकर्षक वस्तुओं में दो तीन चीजों का नाम है, जैसे कि मनके, बाट और फलक। मनके से आप समझिए, मनके जो है वो कार्नेलियस पत्थरों से निर्मित है। एक पत्थर का टाइप है कार्नेलियस पर पत्थर, है ना, कार्नेलियस पत्थर। और मनके का मतलब हो गया जो गहना होता है, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, है ना, पहनने के लिए। तो पत्थरों को तराश करके इस हिसाब से बनाया जाता था और उसमें छेद करके उसको माला बना दिया जाता था, तो वो हो गए मनके। ठीक है, बाट, बाट जो है वो चर्ट पत्थर से निर्मित है। ठीक है, एक पत्थर का टाइप है चर्ट पत्थर। और बाट का मतलब आप समझिए आज के समय में जो हमारा किलो होता है ना, 1 kg, 2 kg, 5 kg, किलो, बटखारा जिसको बोलते हैं, तो उसी को यहाँ पे बाट कहा गया। चर्ट पत्थर से निर्मित है और ये वस्तुओं को मापने के लिए बाट का इस्तेमाल करते थे। और एक वर्ड है फलक, ये भी प्राप्त हुआ है। फलक जो है वो पत्थर का तलवार जैसा एक औजार है, हथियार है। ठीक है, तो पत्थर का धारदार हथियार है, उसको फलक कहते हैं। ये दो तीन चीजें वहां से मिली है जो बहुत ही आकर्षक है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के आयताकार मुहर बनाते थे। वो जो मुहर बनाते थे वो आयताकार होता था और इस पर किसी पशु का फोटो होता था और ऊपर कुछ उनकी लिपि में लिखा हुआ होता था, है ना, जो आज तक पता नहीं चल पाया है कि ये क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार के सिंबल्स हैं और नीचे किसी जानवर का फोटो होता था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के आयताकार मुहर बनाते थे और काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, घड़ा, जैसे घड़ा हो गया, ठीक है, तो ये काले रंग से इस पर डिजाइन कर देते हैं। हड़प्पा सभ्यता में संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ नामक जगह में कपास की खेती शुरू हो गई है। मेहरगढ़ के बारे में पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। मेहरगढ़ कहाँ पर है,
आधुनिक पाकिस्तान में है और ईरान जाने वाले रास्ते में बोलन दर्रे के पास एक समतल हरा भरा मैदान है, इसी को मेहरगढ़ उस समय में कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कपास की खेती हुई होती थी, ये कैसे पता चला? क्योंकि मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो कपड़े बनाने के लिए वो कपास का इस्तेमाल करते होंगे। और क्या क्या मिला है देखिए, चांदी के फूलदान के ढक्कन मिले, ठीक है, और फ्रेयंस से बनी तकलियां। एक फ्रेयंस एक टाइप का क्या है, मानव निर्मित चीज है, अभी इसके बारे में देखेंगे फ्रेयंस। इससे तकलियां, तकली मतलब जो चरखा होता है, इस चरखे में तकली लगी होती है, तो तकलियां जो थी वो फ्रेयंस की बनी हुई थी, इसका भी अवशेष मिला है, तो यहाँ से अनुमान लगाते हैं कि कपास की खेती होती होगी। अब फ्रेयंस क्या है ये देखिए, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तु बनाई जाती थी, है ना। बालू या फिर स्फटिक पत्थर जो होता है उसको चूर करके चूर्ण बना लिए और उसमें गोंद मिला करके फ्रेयंस तैयार हो गया, और उससे फिर तकलिया ये मजबूत होता था। ठीक है, मजबूती प्रदान करने के लिए बनाते थे। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि कपास की खेती शुरू हो गई होगी वहां पे। ठीक है, इसके बाद देखिए हड़प्पा के लोग जो हैं वो कौन कौन से फसलें उगाते थे? गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों, इस प्रकार के वो फसलों को उपजाते थे। और जो ये हमने यहाँ पर देखा है लाल मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, तो वो पकी हुई मिट्टी का बर्तन बनाते थे और उसको ही टेराकोटा कहा जाता है। जहां भी आप टेराकोटा देखेंगे इसका मतलब है कि मिट्टी का है, मिट्टी का बर्तन है, ठीक है, लेकिन वो पकी हुई मिट्टी का बर्तन है। आज के समय में कुम्हार जो बनाता है वो भी क्या है, टेराकोटा ही कहा जाएगा, पकी हुई मिट्टी से बनाया हुआ बर्तन है। ठीक है, अगला टॉपिक है कच्चे माल की खोज में। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे जो बहुमूल्य पत्थर थे, पत्थर तो अवेलेबल थे कई जगहों पे, लेकिन बाकी चीजें वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। बाकी धातुओं को लाने के लिए दूसरे जगहों पर डिपेंड होना पड़ता था। जैसे कि तांबा है, तांबा को लाने के लिए कई बार राजस्थान और एक ओमान देश है, अरब कंट्रीज में एक ओमान देश है, यहाँ से तांबा लाने के संकेत मिले हैं। फिर टीन, ईरान अफगानिस्तान से टीन लाया जाता था, कर्नाटक से सोना लिया जाता था, और गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से बहुमूल्य पत्थर भी कई बार आयात किए जाते थे। ठीक है, तो कच्चे माल भी ये लोग लाते थे और इससे फिर अपना आगे का प्रोडक्शन करते थे। फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, यानी कि दो शहरों के बारे में दिया गया है और इसके बारे में कुछ कुछ जानकारियां दी गई है। देखिए पहला है धोलावीरा, जो कि हड़प्पा का एक नगर था। ये कच्छ में, गुजरात में स्थित है। ये कच्छ में खदीर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ था, है ना। रन ऑफ कच्छ सुने हैं नाम, तो वहां पर ये धोलावीरा नगर स्थित है। इस नगर की विशेषता ये थी, आपने पिछली स्लाइड में देखा होगा कि हड़प्पा के नगर को दो भागों में बांटा जाता था, एक नगर दुर्ग और एक निचला नगर। लेकिन धोलावीरा एक ऐसा शहर था जो एक्सेप्शन था, अपवाद स्वरूप यहाँ पर तीन भागों में बांटा गया था नगर को, है ना। और हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, एक्सेप्शन है, तीन भाग में बांटा गया था। इसके अंदर एक खुला सा मैदान भी होता था जो सार्वजनिक होता था, यहाँ पर सभी लोग अपना सार्वजनिक काम कर सकते थे, कोई सार्वजनिक फंक्शन हो तो यहाँ पर होता था। और यहाँ से अभिलेख मिले हैं। अभिलेख आपको पता है, पत्थरों पर जो लिखा जाता है उसको अभिलेख कहा जाता है। तो हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए अभिलेख मिले हैं। ठीक है, और इसके बारे में कहा जाता है कि शायद इन पत्थरों को, जैसे मान लीजिए एक पत्थर है, इस पत्थर पर वो पत्थर को खोद खोद करके अभिलेख लिखते हैं, और लिखने के बाद इस पर लकड़ी का फ्रेम बना के लगा दिए। ठीक है, इस अभिलेख के ऊपर लकड़ी का फ्रेम होगा, और समय के साथ ये लकड़ी के फ्रेम हट गए हैं और बीच के पत्थर बचे हुए हैं। तो ये भी प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। ठीक है, अगला है लोथल। लोथल भी गुजरात में ही है। ठीक है, अब देखिए खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी, आप भूगोल में आगे पढ़ेंगे जब नदियों के बारे में, एक साबरमती नदी है। ठीक है, जो कि खंभात की खाड़ी अरब सागर की तरफ बहती है। इसकी एक उपनदी है जिसका नाम है भोगवा। भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है लोथल। ठीक है, आप याद रखेंगे, कोई पूछे कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ देखिए क्या हुआ है, पत्थर, शंख और धातु से बनाई गई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था ये। ठीक है, आपको पता है लोथल जो है वो हड़प्पा का बंदरगाह था, यानी कि उस समय में भी वो लोग बंदरगाह, पोर्ट का इस्तेमाल लोथल को करते थे एज अ पोर्ट। ठीक है, तो ये पोर्ट हो गया, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें बाहर से आयात और निर्यात होगी, तो इन चीजों का यहाँ पर पत्थर, शंख और धातुओं का भंडारण यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ के भंडार गृह से
मुहरे, मुद्रांकन या मुहरबंदी मिलते हैं। इसका मतलब ये हो गया, कोई भी चीज जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है आज भी, तो उसके ऊपर सील लगा दिया जाता है, ठीक है, ताकि रास्ते में वो कहीं पे उसका इस्तेमाल ना हो जाए, है ना। पुराने समय में क्या करते थे, कोई किसी वस्तु को अगर भेज रहे हैं तो उस पर सील लगाते थे मिट्टी का, ठीक है, और उस पर मुहर का इस्तेमाल करते थे अपना। तो मुहर जो है उसको क्या करते थे, मिट्टी का बना करके, मिट्टी का लेप चढ़ा कर उस पर मुहर लगाते थे, ठीक है। और ये ही जो मिट्टी का लेप है, गीली मिट्टी पर दबाने से बनने वाली छाया है, उसको मुद्रांकन या मुहरबंदी कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके वो सामान को भेजते थे। तो जो रिसीव करता था, अगर वो सील ब्रेक नहीं है तो उसको क्या पता चल जाता था कि रास्ते में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, अचानक 3900 साल पहले सभ्यता का अंत होना स्टार्ट हो गया, है ना। एकाएक शहर में क्या हो गया कि जो लोग, अभी हमने पढ़ा था कि इनके क्या थे, पूरे सिस्टमेटिक ढंग से नाले, सड़क, भवन बनाए हुए थे, लेकिन अचानक से 3900 साल पहले क्या हुआ, नाले जाम हो गए, ठीक है। लोग अपने घरों को छोड़ करके सड़क पर ही छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियां बनाने लगे, ठीक है। और धीरे धीरे करके इस सभ्यता का अंत हो गया। इस सभ्यता के अंत होने के कुछ संभावित कारण हैं जो अनुमान लगाया जाता है। पहला अनुमान है कि नदियां सूख गई होंगी, है ना। तो अगर नदी सूख गई तो वहां पे खेती बाड़ी बंद हो जाएगा, लोग वहां से मूव कर जाएंगे, है ना, जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा कारण ऐसा बताया जाता है कि जंगलों का नाश हो गया। अब देखिए, अभी हम लोगों ने देखा है कि वो लोग चार दीवारी बनाते थे, ईंटें बनाते थे, है ना, बहुत सारे उद्योग चलाते थे। तो उसके लिए क्या था, लकड़ी का, ईंधन का आवश्यकता होता होगा, है ना। तो हो सकता है कि अत्यधिक विकास करने के चक्कर में वो लोग जंगल से ईंधन प्राप्त करते करते जंगल को ही नाश कर दिए होंगे, है ना। और जंगल का नाश हो जाने से फिर वो वहां पर उनका काम नहीं चल रहा होगा, तो उस जगह को छोड़ के चले गए होंगे। तीसरा संभावित कारण है, चारागाह वाले मैदान समाप्त हो गए। तो अगर चारागाह वाले मैदान समाप्त हो जाएंगे तो मवेशी लोग कैसे वहां पे रहेंगे, है ना। मवेशी वहां पर रह नहीं पाएंगे, आपके खाने पीने की चीजें भी, आप अनाज नहीं उगा पाएंगे, तो इसलिए क्या हुआ, वहां से मूव कर गए। और एक जो ज्यादा मान्यता प्राप्त है वो है बाढ़। कई लोगों का मानना है कि वहां बाढ़ आने से सभ्यता का अंत हो गया, लेकिन बाढ़ आना या नदी सूख जाना या जो भी कारण है, ये एक दो शहर पर लागू हो सकता था। पूरी की पूरी सभ्यता, जो कि आज हमारे गुजरात से लेकर के वहां पाकिस्तान तक फैला हुआ था, महाराष्ट्र से लेकर पाकिस्तान तक, इतने बड़े सभ्यता को किसी एक कारण से आप नहीं कह सकते हैं कि उसका नाश हो गया है, ठीक है। तो फिलहाल जो भी कारण रहा हो, लेकिन 3900 साल पहले वो चीजें खत्म हो गई, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का नाश हो गया, और इसके खत्म होने के बाद, इस सभ्यता के अंत होने के 1400 साल बाद फिर से नए नगरों का विकास आरंभ हुआ, है ना। फिर से नए नगर विकसित हुए। अब देखिए, इस बुक में बहुत सारे हड़प्पा के साइट्स दिए हुए हैं, तो आपको उसका राज्य पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है, ठीक है। तो राखीगढ़ी और बंधवाली, ये हरियाणा में है। हरियाणा गए, राखी, बंधवाली, ठीक है। तो इसको याद रख लेंगे, हरियाणा में कौन कौन, राखीगढ़ी और बंधवाली। ऐसे भी हरियाणा में आप जाते हैं तो वहां पर लड़कियों के लिए नियम बहुत ज्यादा टाइट है ना। वहां पर ऐसा फ्री माहौल नहीं होता है, तो वहां जाइए तो सीधा राखी बंधवा लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो राखी बंधवाली हरियाणा में, ठीक है। गुजरात में भी हम लोगों ने देखा है धौलावीरा, लोथल, ठीक है। और एक और है साइट सुरकोता, ठीक है, इसको याद रखेंगे। राजस्थान में मिला है कालीबंगा, पंजाब में एक साइट मिला है गनवेरी वाला, ठीक है। और चनुदरो, मोहनजोदड़ो, ये मिला है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो इस प्रकार से कुछ साइट है, इसको आप याद रखेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इस सीरीज का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाए। और एक बार फिर आप सभी को हमारे चैनल एडुटेनमेंट से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के लिए।